आज की बात होने वाली है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। जो भी लोग, जितने भी बच्चे या फिर जितने भी युवा, जितने भी एडल्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, या फिर कह लो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो मेरी बात मानिए, इनकी स्टोरी सुनने के बाद, इनकी बायोग्राफी अगर मान लो अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स इनके सामने बहुत ज़्यादा छोटी मानेंगे। आपको लगेगा हमारी प्रॉब्लम्स तो बहुत कम थी, इनकी प्रॉब्लम्स तो आपसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। बात करेंगे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनको बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इनके नाम के आगे भारत रत्न जुड़ा है। क्यों? भारत रत्न पुरस्कार जब मिला था तब तक ये गुजर चुके थे, मतलब इनके गुजरने के बाद ही इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके नाम के आगे लगाते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब बात है कि इनका नाम थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, राइट, लेकिन इनका नाम के बड़े होने के पीछे बहुत ज़्यादा अच्छी सी कहानी है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके नाम के आगे हम लिखेंगे भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से अवार्ड की, मतलब ये जो अवार्ड था इन्हें दिया गया था, इस वजह से इनके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, भारत रत्न। अब इनका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बात यह है कि ये जो जिस गांव से बिलोंग करते थे, उस गांव का जो टाइटल था, मतलब उस गांव का जो नाम था, वही इनका टाइटल हुआ करता। जैसे अब इनका जो गांव था ये क्या था, एक बड़ा सा इनका गांव का नाम था, उसी नाम के हिसाब से, उसी गांव के नाम के हिसाब से इनका टाइटल पड़ा था, जिस वजह से इनके एक गुरु थे। गुरु जो थे उनका क्या नाम था, उस गुरु का नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। ये जो गुरु थे ना इनकी वजह से जब इनका स्कूल में दाखिला हो रहा था, मतलब स्कूल में जब इनका एडमिशन हो रहा था, तो इनके गुरु हुआ करते थे, गुरु का सम्मान वो प्राप्त करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जीवन को सफल बनाने में, या फिर कह लो इनको सफल बनाने में, इनकी पूरी स्टोरी में दो लोग को बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा दो लोगों का योगदान है। पहला इनके पिताश्री और दूसरे इनके गुरु, जिनका नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। जब इनका जो स्कूल में जब दाखिला हो रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तब इनका नाम का जो टाइटल था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो इस वजह से इनके जो गुरु थे उनको पता था कि ये जो बच्चा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर मैं इसे अपना टाइटल दे दूँ तो हो सकता है कि इसकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएंगी। क्यों ऐसा, इनके गुरु ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि एक छोटे से कास्ट से बिलोंग करते थे, ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इन्होंने झेली। इसके बारे में हम थोड़ा सा देर में बात करेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इनके गुरु कितने महान थे, जिन्होंने अपना टाइटल उस बच्चे को, इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना टाइटल दिया था। जब स्कूल में दाखिला हो रहा था तो उसके टीचर को बोला कि मास्टर साहब आप ऐसा कीजिए कि इसका नाम के आगे हमारा नाम भी जोड़ दीजिए, अंबेडकर जोड़ दीजिए, जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर ये जो भीमराव है, ये जो वर्ड है ना भीमराव, ये इनकी माता जी का नाम है, इनकी मम्मी का नाम है भीमराव। ठीक है, भीमा इनका नाम था, भीमा, तो भीमा से भीमराव हो गया। फिर ये जो राम जी है ये इनके फादर का नाम है, पिताजी का नाम है। ठीक है, तो समझो इनके नाम के अंदर इनकी माता का भी नाम है, पिता का भी नाम है और गुरु का भी नाम है। इन तीनों का नाम से इनके नाम बना है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, फुल नेम। और उसके आगे हम क्या लगाते हैं, सम्मान के लिए भारत रत्न। अब ये क्या करते थे, इनका जो बर्थडे था, वो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के, मतलब 1891 के अंदर। अब जब ये इकलौते बच्चे नहीं थे अपने पापा के, इनके जो परदादा थे वो भी गवर्नमेंट को सर्व करते थे, मतलब ब्रिटिश क्राउन को, दादाजी भी गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश क्राउन को सर्व करते थे। और साथ ही साथ इनके जो पापा थे वो भी एक सूबेदार की पोस्ट रैंक करते थे। ठीक है, वो सूबेदार की पोस्ट में। लेकिन इनके परिवार के अंदर सिर्फ ये इकलौते तो थे नहीं, ये सबसे छोटे बालक थे, और इनसे आगे और 13 लोग थे, मतलब ये कुल मिला के 14 भाई बहन थे। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, 14 अप्रैल 14 भाई बहन। ठीक है, मतलब अगर याद रखना उनका बर्थडे तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये जो 14 बच्चे थे, इस वजह से जब इनके जो पापा, जब वो सूबेदार की रैंक से जब रिटायर हुए, तब तक ये सिर्फ मात्र 3 साल के थे। मतलब इन्होंने सिर्फ 3 साल तक वो अमीरी देखी है, वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 सालों तक उतना ज़्यादा प्लेजर महसूस किया है, फिर कह रहे फील किया है। 3 साल की उम्र जैसे हुई, इनके बाद इनके पापा क्या हो गए, रिटायर हो गए। उसके बाद उस समय तो इंडियन आर्मी, जो इंडियन के जो सोल्जर्स थे, उनको इतना ज़्यादा पेंशन दिया नहीं जाता था, इस वजह से इनके पापा की पेंशन कम हो गई। अब ये जो क्या थे, ये इनकी
5 साल की उम्र में इनकी मम्मी जी की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पापा जी जो होते हैं वो दूसरी एक शादी करते हैं। तो कुछ सालों के बाद जब ये बड़े हो रहे थे, 5 साल का बच्चा अब 6 साल के जब हुए, तो जब ये देखते थे कि इनकी जो दूसरी वाली मम्मी आई है वो इनकी पहली वाली मम्मी, इनकी जो अपनी मम्मी थी, उनकी साड़ी जब पहनती थी या फिर इनके जब कुछ भी वस्त्र वगैरह पहनते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। वो बोलते भी थे कि आप हमारी मतलब मेरी मम्मी की साड़ी मत पहनो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इनकी बात कौन ही मानेगा, छोटा सा बच्चा है। तो एक दिन बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होकर ये घर से भागने की प्लानिंग की। इनकी एक ताई जी भी थी, तो इन्होंने सुना था, इन्होंने देखा था कि ताई जी के पास एक पोटली है जिसके अंदर कुछ पैसे रखे होते हैं, ठीक है। और इन्हें लगता था कि इनका जो फैमिली है बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से, अमीर भी नहीं लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से अच्छी फैमिली थी, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि एक दिन मैं रात को मतलब एक रात में ये पोटली जो है इसे लेकर चला जाऊँगा। अब ये प्लान के ऊपर सक्सेसफुल भी होने वाले थे। इन्होंने पोटली उठाई, रात को समय देखते चौका मारने की कोशिश की, ये चले जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक मतलब जा रहे थे। लेकिन फिर अब जाते जाते रास्ते में इन्होंने सोचा कि चलो ये पोटली को खोल के देख लेता हूँ कि कितने ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास, कितना ज़्यादा समय मतलब कितना समय निकल सकता है। और इन्होंने सोचा था कि हम बम्बई जाएंगे। जब इन्होंने पोटली खोली, उसमें इन्होंने देखा उसके बाद इनकी जो लाइफ का कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, वो इनकी लाइफ में हुआ था। जैसे इन्होंने पोटली खोली, उसके अंदर देखा तो सिर्फ और सिर्फ आधा अन्ना था। आधा आना समझ रहे हो, एक आना यानी 50 पैसा होता है, आधा आना मतलब 25 पैसे, मात्र 25 पैसे थे। अब उसे देखकर इनको, छोटे से बच्चे को, सोचो 6-7 साल का बच्चा है, उसको ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट कह लो या फिर गिल्ट कह लो, कुछ भी कह लो, वो महसूस हुआ, जिस वजह से इनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। इन्होंने ये सोचा कि मैं इस परिवार को, जबकि इस परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी है, क्योंकि इनसे पहले जितने भी इनके भाई बहन थे वो सबकी मतलब पुराने ज़माने में हो जाती ना ज़्यादा मतलब जो बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था, इस वजह से उन सबकी मृत्यु हो चुकी थी। बस 2 भाई बहन मतलब 2 भाई बचे थे, ये इनके और बड़े भाई। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने बोला कि इस परिवार को जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, मैं इस परिवार को छोड़ के भाग रहा था। उस वक्त से इन्होंने उस पोटली को फिर से बांधा, जहाँ जा रहे थे वहीं से उल्टे कदम वापस आए और घर में आके रह गए। उसके बाद इन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब से मैं पढ़ाई करूँगा और इस परिवार की स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सुधारूंगा। जिस वजह से अब वे थोड़े थोड़े बड़े हुए, इनके पापा भी सूबेदार थे, अच्छी खासी पढ़ाई भी थी, तो पापा घर में इन्हें पढ़ाते थे। उसके बाद इनका दाखिला करवा दिया गया स्कूल के अंदर। जब स्कूल के अंदर जब इनका दाखिला हुआ तो ये स्कूल में दाखिला में समझ रहे हो, एडमिशन, तो स्कूल के अंदर जब इनका एडमिशन हुआ तो फिर वो आकर चेयर टेबल होती है उसके ऊपर आके बैठ गए। उस वक्त टीचर नहीं आए थे। सारे बच्चे जब ये क्लास के अंदर एंटर कर रहे थे उससे पहले सारे बच्चे खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बातें चित कर रहे थे, लेकिन जैसे ये आकर बैठे उसके बाद सारे बच्चे उठ खड़े हुए पीछे भाग गए। उस वक्त इन्हें कुछ पता नहीं चला कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। हो सकता है इन्हें कुछ नहीं लगा हो, मतलब कोई बात नहीं, हो सकता है मतलब उनका मन किया होगा उठ जाने को। अब जब टीचर आया तो टीचर ने बोला कि सबको बैठो। वो सारे बच्चे नहीं बैठे, ये एक बैठे, ये खड़े हुए बैठे, टीचर को आते हुए देख खड़े हुए और टीचर को बैठते हुए बोल के वो बैठ गए। अब सारे बच्चे जब खड़े थे, टीचर्स ने पूछा कि तुम लोग क्यों खड़े हो, तो सारे बच्चों ने इनकी तरफ फिंगर पॉइंट किया। तब टीचर को पता चल गया कि ये लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसी वक्त टीचर ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे उन्हें बोला कि तुम क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ, और इन्हें पूरी क्लास से बाहर जाके जो गेट था ना वहाँ पर बैठाकर इन्हें पढ़ाया गया पूरे। अब जब क्लास चली तो उस वक्त तो क्या ही कर सकते हैं, अब जो बोरिया बिस्तर तो था नहीं, मतलब बोरा लेकर आते थे ना पुराने ज़माने में, तो उस वक्त इनके पास बोरा था नहीं, क्योंकि वो तो भाई चेयर टेबल के हिसाब से आए थे। तो उस वक्त नीचे ही ज़मीन बिना चटाई वटाई के ऐसे ही बैठे, कोई व्यवस्था नहीं था, वहाँ पे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बोले कि अब क्या ही कर सकते हैं, भाई जो दिया है उसी पे लाभ उठाते हैं। अब टीचर जब पढ़ाने शुरू किए तो अब ये सिचुएशन देखो, क्लास के बाहर एक छोटा कास्ट का बच्चा बैठा है और क्लास के अंदर सारे बड़े कास्ट बैठे हैं। अब टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, छोड़ो 7 से 8 क्लास साल के बच्चे के लिए क्वेश्चन था कि 5 + 7 कितने होते हैं, या फिर ये कह लो 5 + 7 कितने होते हैं। अब टीचर ने ये क्वेश्चन अंदर वालों से पूछा, बाहर इनको सब आता था। क्यों? क्योंकि इनके पापा सूबेदार थे, इनके पापा ने पढ़ा कर भेजते थे और इनका पढ़ने में हमेशा से रुचि था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया था कि अब इस परिवार की आर्थिक स्थिति को मेरे को ठीक करना है, और उसके पीछे का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है हमारी स्थिति को ठीक करने का, वो है एजुकेशन। तो वो पढ़ते थे, पढ़ने के अंदर इनकी हमेशा से रुचि थी। तो जब टीचर पूछता था अंदर, तो पीछे बाहर ये हाथ उठाते, मास्टर जी मेरे को पता है। मास्टर जी इनकी तरफ देखते भी नहीं थे। फिर मास्टर ने एक और सवाल पूछा कि 2 + 1 कितने होते हैं, किसी ने नहीं बताया। बाहर ये हाथ उठा, मास्टर सर 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 तो नहीं होता था उस वक्त, मास्टर जी, फिर भी नहीं देखा। अब जब क्लास खत्म हुई उसके बाद उन्होंने टीचर से पूछा कि मास्टर जी मेरे को तो सवाल आते थे, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो पता है मास्टर जी ने क्या जवाब दिया? उस वक्त उनके मास्टर जी ने ये जवाब दिया कि तुमको क्लास की बातें सुनने को मिल रही है, मैं देखने को मिल रहा हूँ, ये बोर्ड दिखने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। जितना मिला है उतने में ही खुश रहो, तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर पढ़ाई करो।
इस बात से एक छोटे से बच्चे को क्या फीलिंग हुआ होगा, वो ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही इस दुनिया में कोई और समझ सकता है सिवाय उस बच्चे को। समझ सकते हो? इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा उन्हें हर्ट फीलिंग हुआ होगा। उसके बाद फिर वो आकर अपने घर अब रोते रोते आए, जब क्लास ख़त्म हुआ तो फिर अब घर रोते रोते आए और अपने पापा से पूछा कि पापा से बोला कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। पता है इनके पापा ने क्या बोला? इनके पापा ने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ और क्या क्या हो सकता है, पर मुझे ये भी पता है कि इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। तुम्हारे पास वो काबिलियत है कि तुम इन सभी चीज़ों को सहते हो। मैं तुम्हें पता को, जब तक कोई किसी चीज़ को फील नहीं करता तब तक वो उस चीज़ को ठीक भी नहीं कर सकता है। इन्होंने ये चीज़ें फील की थी, इस वजह से ये इन सभी चीज़ों को ठीक भी किए हैं। आज के ज़माने में हम जानते हैं, उस वक्त ये इनके पापा ने बोला था कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ही वो काबिलियत है कि तुम इस सारे सिस्टम को ठीक कर सको। ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि जब अब क्लास के अंदर गए तो क्लास के अंदर पानी रखा होता है, ठीक है, मतलब स्कूल के अंदर क्या होता है, पानी रखा जाता है। तो एक कल था, ठीक है, गांव में होता है कल, तो अभी के ज़माने में आई डोंट नो, बट जो कल होता है ना, कल से सारे अपर कास्ट वाले को पानी पिलाना था। इनको पानी क्या, इनको तो कल ही छूना अलाउड नहीं था। अब पानी कैसे पियेंगे भाई, तो बॉटल वॉटल तो होता नहीं था उस ज़माने में, तो इनके लिए एक मटका टाइप का रखा गया था जिसके ऊपर से पानी, मतलब मग लो, उसके अंदर ऊपर से पानी, मटका भी ऐसे नहीं पी सकते, मटका के ऊपर से पानी पियोन डालता था। अब बाई चांस होता ये था कि कभी कभार गर्मी के मौसम में फिर कभी भी प्योन कभी कभार छुट्टी मार लेता था। उस सिचुएशन के अंदर उनको पानी नहीं नसीब होता था। वो साथ ही साथ उनके बड़े भाई जो थे उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि पूरे गांव भर में, पूरे जवार में सिर्फ और सिर्फ यही दो लोग थे लोअर कास्ट से, जो कि पढ़ाई करने के लिए आगे आए थे। इस वजह से जब पियोन एब्सेंट होता था तो इनको पानी तक नहीं नसीब होता था। सोचो इतना कष्ट से इनका जो बचपन है वो बीता था। ये तो थी भाई बचपन की कहानी, एक दो कहानियाँ। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये सारी कहानियाँ मैं कहाँ से सुना रही हूँ। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये वाली किताब ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। एक्चुअली हुआ ये था कि ये जब वीज़ा के लिए वेट करते थे तभी इन्होंने सारी कहानियाँ लिखी हैं, पूरे अच्छे से क्रम में ये कहानियाँ लिखी गई हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा ग्लिप्स देने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर कभी भी लगे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, लग रहा है कि हमारे ही जीवन में सारी समस्याएं आई हैं, तो एक बार इस किताब के 5-6 पन्ने बस पलट के देखना। आपको बस 5-6 पन्ने, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी लगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सिर्फ और सिर्फ आप ही की लाइफ में, तो बस एक बार पलट के देखना। फिर आपको ऐसा मतलब अजीब सा महसूस होगा ना कि मतलब लगेगा कि कितना ही ज़्यादा इन्होंने कष्ट सहा है। उनके आगे तो आपका भी कष्ट बहुत छोटा पड़ेगा। मूविंग ऑन, इनके लाइफ में जो 2 लोग थे वो तो इम्पॉर्टेंट थे ही। कौन 2 लोग थे? एक तो इनके पापा, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इनको, राइट, इनको पढ़ाया, आगे तक पढ़ाया। फिर सेकंड थे गुरुजी, ठीक है। लेकिन उनके साथ साथ 2 और भी लोग थे। एक तो थे दादा केलुष्कर और साथ ही साथ नवल, ठीक है। ये एक पर्शियन फ्रेंड थे। नवल क्या था? एक पर्शियन फ्रेंड थे। इनकी भी कहानी है, पर उनसे पहले एक कहानी नहीं, एक ये चीज़ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्री ली थी। डिग्री मतलब समझते हो, ग्रेजुएशन वगैरह, मास्टर्स वगैरह। तो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। इन्होंने बीए किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का कहाँ से किया था? बीए किया था इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने MA PhD की थी, समझ रहे, कोलंबिया वहाँ पे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इनकी ये तो गरीब थे, इनके पास पैसा कहाँ से आया? तो उनकी कहानी है ये दादा केलुष्कर की और साथ ही साथ नवल की। इनकी कहानी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने MSc प्लस DSc भी किया। अब MSc तो हम सबने सुना था, मास्टर्स, DSc मैंने डॉक्टरेट होता है, समझ रहे हो। MSc DSc लंदन से किया। उसके बाद फिर ग्रेज इन से बैरिस्टर लॉ की थी, मतलब इन्होंने लॉ भी किया है, BA भी किया है, PhD भी ली है, MSc भी किया है, DSc भी किया है, और भी वेरियस। कहा जाता है कि इन्होंने कुल 14 या फिर 25 करके डिग्रियां ली थी। उन सबके नाम कहाँ रजिस्टर्ड है ये तो किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि है। और अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ये सारी डिग्रियां मेंशन्ड है, ठीक है। तो मतलब समझो, हम लोग आज के टाइम में एक डिग्री, एक बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद बोलते हैं हे भगवान कितना बड़ी डिग्री ले ली। उन्होंने सोचो उस समय में कितनी सारी डिग्रियाँ ली होंगी। फिर अब बात है कि ये पहुँचे कैसे कोलंबिया, कैसे पहुँचे लंदन। तो दादा भाई केलुष्कर थे, ये एक
दादा भाई नहीं, दादा केलुस्कर थे। ये एक ऐसे आदमी थे मतलब जिनका जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छे खासे राइटर थे, उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो एक समय था जब ये जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे आके पढ़ाई कर रहे थे। तब इन्होंने देखा, दादा केलुस्कर ने देखा कि सारे बच्चे तो खेलकूद कर रहे हैं, मतलब एक लाइब्रेरी थी, उसके अंदर सारे बच्चे जा रहे हैं, मतलब उतने भी छोटे बच्चे नहीं थे, एक अच्छी खासी इनकी एज आ चुकी थी, और उस लाइब्रेरी के बाहर ये बैठकर पढ़ाई कर रहे थे पेड़ के नीचे। तो जब दादा केलुस्कर वहाँ पे गए, उनके पास गए, तो उन्होंने पूछा कि तुम लाइब्रेरी के अंदर जाके क्यों नहीं पढ़ते हो, सभी बच्चे जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे अंदर नहीं जाने देते। सोचो, एक बच्चे को पढ़ने की इच्छा है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहीं दूसरे बच्चे जो खेलकूद कर रहे हैं, पढ़ाई से उतना ज़्यादा नाता है कि नहीं वो किसको पता, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा है उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो उस वक्त दादा केलुस्कर ने बोला कि तुम्हें पढ़ना है? तो बोला कि हाँ पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि मेरा बीए हो चुका है, आप आगे आप बताइए। तो फिर बोला कि उनका हमेशा से मन था कि मैं जाकर कोलंबिया या फिर कह लो लंदन से, कोलंबिया अलग लंदन अलग है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे लंदन से डिग्री लेनी है। तो उन्होंने पूछा किसकी? तो अब भाई बीए कर ले तो अब एमएससी कर लेते हैं। तो एमएससी की डिग्री, तो बोले ठीक है। उस समय एक स्कॉलरशिप आता था, किसी एक राजा थे, ठीक है, राजा का नाम आपको उतने जाने की जरूरत नहीं है, ये बुक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जो राजा थे उन्होंने एक स्कॉलरशिप रखी थी कि हर महीने, उस समय में हर महीने इन्हें 25 रुपये दिया जाता था, ठीक है, और ये पूरा 3 साल का कोर्स था, 3 साल नहीं 2 साल का कोर्स था, नहीं सॉरी 4 साल का कोर्स था, ठीक है, 4 साल का कोर्स था, मतलब 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिल रही थी, जिसके अंदर आपको क्या 25 रुपये प्रति महीने मिलने वाले थे। तो इस वजह से जब ये जो स्कॉलरशिप के बारे में दादा केलुस्कर ने इन्हें बताया और राजा से इनकी स्कॉलरशिप जो थी उसे दिलवा दी, जिस वजह से ये लंदन गए थे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, तो इन्होंने एमएससी और डीएससी दोनों करवा ली। मतलब एक पॉइंट अगर आपने गौर किया होगा तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब किसी के मन के अंदर पढ़ने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है, तो पूरी कायनात उसकी मदद ज़रूर ही करता है। वैसे ही इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा से संस्कृत सीखने की, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस मतलब उस समय में तो बहुत ज़्यादा जो किताबें थी वो अधिकतर संस्कृत में आती थी, तो उस समय इन्हें संस्कृत भी नहीं सीखने दिया गया। बोला गया कि संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही संस्कृत भाषा सीख सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें पर्शियन सीखनी पड़ी। ये नवल इन्हीं से आए हैं, ये इन्हें पर्शियन सीखनी पड़ी, ठीक है। तो जब पर्शियन सीख रहे थे तभी उन्हें एक मित्र मिल गया जो कि नवल थे। ये इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बने, मतलब फॉर एवर फ्रेंड कहते हैं ना, वैसा टाइप का फ्रेंड। तो फॉर एवर फ्रेंड बने थे। जो नवल थे पर्शियन, उन्होंने ही उनको सिखाया था, समझ रहे हो। उसके बाद फिर जब इन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट थी, फिर ये पीएचडी वगैरह, ये सारी जब डिग्रीज थी, वो जब कंप्लीट करके वापस आए तो सबको पता था कि ये बहुत ज़्यादा नामी गिरानी हस्ती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्री ली थी। उस वक्त इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया इंडिया का। सोचो, उस समय डिफेंस सेक्रेटरी, आज के ज़माने में आईएएस की एक पोस्ट होती है डिफेंस सेक्रेटरी, वो भी बहुत ज़्यादा सीनियर होने के बाद मिलती है। उस समय इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन जब डिफेंस सेक्रेटरी बने तो इनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट हुआ। कैसे हुआ? तो जब ये डिफेंस सेक्रेटरी तो बन गए, ठीक है, अब रहने के लिए, जब डिफेंस सेक्रेटरी को रहने के लिए जब इन्हें घर ढूंढने गए, तो घर ढूंढने देने से पहले इनसे लोग पूछते कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है? तो बोलते थे कि ये कास्ट है, तो बोलते कि हमारे पास घर नहीं है। फिर दूसरे गए, बहुत ज़्यादा घर इन्हें ऐसे करके खोजे, फिर भी जहाँ भी जाओ वहाँ पे इनकी कास्ट ही पूछी जाती, कास्ट पूछते ही हटा दिया जाता था। लेकिन एक घर इन्हें मिला जिसका जो ओनर था उसने इनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी कास्ट क्या है, और नहीं पूछा तो उन्हें बताया भी नहीं कि भाई हमारी कास्ट क्या है। तो उस वजह से वो रहने तो लगे, एक दिन 2 दिन रहे। उसके बाद फिर एक दिन सुबह उठे तो आवाज़ सुनते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आके खड़ी है। जब झांकते हैं तो पता चलता है सभी भीड़ के हाथ में एक एक लठ है। अब आग का पुतला बना के खड़े, मतलब पुतला बना के खड़े हैं कि अब जलाना ही है। अब इन्हें जब पता चला कि ये सारी भीड़ इनके लिए आई है, कि यहाँ पर इन्हें, मतलब उस भीड़ को पता चला था कि यहाँ पे कोई दलित रहता है, अब उसे मार के ख़त्म करने के लिए भीड़ आई थी। सोचो, एक डिफेंस सेक्रेटरी की ये दशा। उस भीड़ को देखते, मतलब आगे भीड़ थी तो कैसे भी करके वो बचते बचाते, अपने दोस्तों की सहायता से बचते बचाते वो पीछे के रास्ते भाग गए। और साथ ही साथ ये बस एक ही चीज़ नहीं थी, ये तो अंत में हुआ। एक और चीज़ थी कि जब ये डिफेंस सेक्रेटरी थे तो जब बैठे थे अपने पियोन से, जो कि एक हाई कास्ट का आदमी था, अपने पियोन से बोला कि ये वाली फाइल लेकर आना। तो जब वो पियोन फाइल लेने गया, उसके बाद आया तो फाइल इनके मुँह के ऊपर मारी। एक डिफेंस सेक्रेटरी के मुंह के ऊपर फाइल मारी, ये सोचकर कि मैं बड़ा कास्ट का होकर इस छोटे कास्ट के इंसान के नीचे मैं काम कैसे कर सकता हूँ। इस वजह से उस पियोन ने इनके मुंह के ऊपर फाइल मारी। ये भी एक इल ट्रीटमेंट था।
फिर हुआ ये कि जब सारी बैठक होती है तो उसमें से इन्होंने एक कॉमन सा मग था, तो सभी लोग उससे पानी पी रहे थे, तो इनको भी प्यास लगा, इन्होंने पानी पी लिया। उस पानी पीने के बाद उस कप को अगले दिन फेंक दिया गया। इतना ज़्यादा इल ट्रीटमेंट। इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि भले मेरा पोस्ट बहुत ज़्यादा है, भले मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, पर इस संसार की, इस दुनिया की, इस कम से कम इस देश की जो मेंटालिटी है वो अभी तक ऐसे तो बदलने नहीं रही। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अब इनका जो ज्ञान है अब उसे प्रचलित करना शुरू किया। तो ये डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट से रिज़ाइन करने के बाद वो बने थे एक प्रोफेसर पॉलिटिकल इकोनॉमी का। कहाँ पर? तो बम्बई में। ठीक है। अब बम्बई का भी एक इतिहास है कि बम्बई उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ मुंबई से नहीं बना था, इसके अंदर गुजरात वाला पोर्शन भी आता था। ठीक है, गुजरात और राजस्थान वाला पोर्शन भी आता था, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिटी या फिर कह लो पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बने थे बम्बई के अंदर। वहाँ पर जब ये गए लेक्चर लेने के लिए तो सभी बच्चे बोले कि हम इनसे तो नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये छोटे कास्ट के हैं। तो उससे भी इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा कि अरे बच्चे ही नहीं पढ़ने को तैयार है, अब किसको नॉलेज स्प्रेड करूँगा। तो फिर प्रिंसिपल जो थे या फिर कह लो डीन जो थे, क्योंकि कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ के जो डीन थे उन्होंने आकर बोला कि ठीक है, देखो पहले एक क्लासेस इनसे करके देखो, 1-2 क्लासेस करो, अगर उसके बाद अगर तुम्हें लगा कि इनके पढ़ाने में कुछ कमी बेसी है तो हम पक्का चेंज कर देंगे। तो ठीक है भाई, जो बच्चे थे वो भी तैयार हो गए कि ठीक है पढ़ लेते हैं भाई, 1 ही 2 दिन की तो बात है, वैसे भी हमें पढ़ना तो है नहीं, देख ही लेते हैं कैसे पढ़ाता है। अब जब पढ़ाना शुरू किए, 1 दिन के अंदर इनके सारे बच्चे फ़ैन, सारी क्लासेस में इन्हीं का बोलबाला होने लगा, इतने मस्त टीचर। जिसके बाद क्या हुआ, अब इन्हें रियलाइज़ होने लगा कि द ओनली थिंग जिसके कारण वह इस ये जो मैंटेलिटी है ना लोगों की, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, इस मैंटेलिटी को ठीक करने का एक ही तरीका है, या नॉलेज को स्प्रेड करना। तो फिर ये तो प्रोफेसर बने काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद फिर इन्होंने एक सभा कह लो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। माने बहिष्कृत माने जिसे हटा दिया गया है, जिसको बहिष्कार कर दिया गया, जिसे इस कमेटी से ही हटा दिया गया कि ये हमारे पार्टी नहीं है, हमारा पार्टी नहीं, इसको हटा दो। हरिकीर्ति सभा यानी कि हितकारिणी, सॉरी हितकीर्ति नहीं, हितकारिणी सभा, जिसका हित जो है, जिसका जो हक है उसे छीन लिया गया है। तो वैसी सभा का इनने ऑर्गेनाइजेशन किया। ये पहले से सभा थी जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंची थी, एक नेक्स्ट लेवल तक ये सभा पहुंची थी। इसको लीड ये खुद कर रहे थे। इनकी एक और स्टोरी है कि जब एक कुआं था, ठीक है, तो राइट तो ऐसे थे कि सब कोई कुआं से पानी पी सकता है, पर जब भी उस कुएं के पास एक जो छोटे कास्ट है वो उसका जो पर्सन जाता था तो कुएं के आसपास के जितने भी लोग थे उसे मार मार कर भगा देते थे। तो इन्होंने, ये सारी भीड़ तो थी, अब ये अकेले हिम्मत करके वहाँ पर गए, वहाँ से पानी पिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, अब इनको देखकर सारे जितने भी लोग थे आसपास के, जितने भी इनका जो सभा के जो लोग थे वो सब पानी पिए। तो एक दिन तो सब कुछ ठीक था, दूसरे वाले लोग भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अगले दिन, हर बार तो ये कुएं के पास थोड़ी ना पानी पीने आएंगे, तो अगले दिन ये कुएं के पास पानी पीने नहीं आए, तो फिर उन्हें सभी लोगों को फिर से मारा गया। तो फिर से इन्हें रियलाइज हुआ कि ये छोटे लोगों की बात नहीं है, मतलब छोटे लेवल पे हमारा ये काम नहीं हो सकता, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे एक बड़ा पोस्ट लाना पड़ेगा। फिर इन्होंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को ठीक करने के पीछे का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है एडुकेशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट देना। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट देना किस किस को भाई देना है, तो भाई जो लोग में है उनको तो देना ही देना है ताकि वो अपने हक के लिए लड़े। ठीक है, हमारा भी राइट है। ठीक है, और साथ ही साथ जो बड़े, बहुत ही ज़्यादा बड़े बन के घूम रहे हैं उनको भी समझाना है कि भैया इनका भी राइट है, इनके पास भी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है, राइट। फिर इनको भी एडुकेशन मिलने का हक है, तो इन्होंने सभी को एडुकेशन साथ ही साथ सोशल बिहेवियर, सोशल इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ें सिखाना शुरू कर दी, नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू किया। फिर ये एक अच्छे खासे लेवल पे जाने लगे, बड़े बनने लगे, मतलब बड़ा, अब इनका जो समूह था, इनका जो ग्रुप था, इनकी जो कमेटी थी, वो भी एक अच्छा खासा नेशनल मूवमेंट जैसे बनने लगी। तो फिर इनकी जो नॉलेज वगैरह है, इनकी जो डिग्रीज़ है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए बुलाया गया, जिसमें इन्हें कहा जाता है कि ये फादर तो है ही, साथ ही साथ मदर भी है ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो देश का जो संविधान है, इसे बनाने का जो नींव है, साथ ही साथ इसकी जो तरक्की है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो इसे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो इन्हीं का हुआ था। ठीक है, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो
ये बम्बई से सबसे पहले लड़े थे, ठीक है, बम्बई की तरफ से ये चाहते थे कि मैं बम्बई की तरफ से जीतूँ। पर हुआ ये कि बम्बई की तरफ से जब ये खड़े हुए तो इनको एक भी सीट नहीं मिली, ये हार गए थे। बम्बई की तरफ से जब लड़े ना तो ये हार गए थे, ठीक है। क्यों इन्होंने बम्बई ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि इन्होंने इनकी अधिकतर जो पढ़ाई वगैरह है वो सबके सब क्या हुई थी, बम्बई के अंदर ही हुई थी। तो इस वजह से इन्होंने बम्बई को चूज़ किया कि क्या पता लोग हमें जिता दे, पर ऐसा हुआ नहीं। जिस वजह से फिर इन्होंने क्या किया, अब बंगाल से लड़ने गए, ठीक है। बंगाल से जब लड़े तो वहाँ पे थी कौन सी कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी या फिर कह लो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिस वजह से ये उस पार्टी से मतलब उनका सपोर्ट लेकर, उस पार्टी का सपोर्ट लेकर ये उस तरफ से जीत गए थे। तो वहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए ये बम्बई से लड़े, पर बम्बई में नहीं जीते, जो और फिर बंगाल से लड़े तो वहाँ से जीत गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये क्या थे, इस वाले बंगाल का पार्ट था। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो अब क्या करें भाई, बंगाल तो अब 2 हिस्सों में बट गया है, अब क्या होगा, मेजॉरिटी वोट कहाँ से जाएंगे। तो इस वजह से एक बड़े नेता, क्योंकि अब उस वक्त तक तो सबको पता चल गया कि भैया जब तक भीमराव अम्बेडकर जी नहीं रहेंगे तब तक इंडिया का कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकता है। इस वजह से इन्हें कैसे भी करके ये जो बम्बई में जो उस वक्त जो पार्टी थी या फिर कह लो उस वक्त का जो बम्बई का जो लीडर था उन्हें हटाया गया। फिर ये अंत में जाकर बम्बई से ही लड़े भी नहीं, बम्बई वाली सीट इनको दी गई थी। तो जहाँ से शुरू किया था पर वहाँ पे नाकामयाब हुए, मतलब समझ लो ऐसा कह लो कि गॉड हैड सम बेटर प्लान्स फॉर हिम, राइट। क्योंकि वो बम्बई से खुद से जब लड़े तब वो हार गए, फिर बंगाल का सपोर्ट लिया। फिर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो बोले कि आइए महाराज, आप ही का तो स्वागत है, आप ही का तो ये सब कुछ है, ऐसा हो। फिर ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, आपको पता होगा जो कांग्रेस करवाती थी हर साल, तो जो 3 बार हुई थी कॉन्फ्रेंस, राइट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 3 बार हुई थी, तीनों बार ये आए थे, तीनों बार इनको पार्ट लेने दिया, मतलब तीनों बार इन्हें बुलाया गया था। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त इन्होंने गांधी जी का अपोज किया था, बड़े चढ़ के अपोज किया था कि भैया जो तुम बता रहे हो ना कुछ तो खोट है, ये सारी खोटी चीज़, मतलब इसमें ये सारे तुम्हारे डिफेक्ट्स है, इन्हें ठीक करो। उस वक्त गांधी जी फादर ऑफ नेशन कहा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे खासे लेवल पे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे, खिलाफत मूवमेंट अच्छे खासे तरीके से डांडी मार्च वगैरह कर रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, गांधी जी का विरोध करना एक बहुत बड़ी बात थी। उस सिचुएशन में जाकर इन्होंने गांधी जी का विरोध किया। इन्होंने बोला था साफ साफ कि जो ठीक चल रहा है हम उसका साथ देंगे, जो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो उसका हम अगेंस्ट, मतलब उसको हम अगेंस्ट ज़रूर करेंगे, अपोज ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ इन्हें कहा जाता है फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस के पहले मिनिस्टर यही हैं। तो आई होप आपको इनके जो स्टोरी है उससे थोड़ा सा तो मोटिवेशन समझ में आया होगा, समझ में क्या गेन, मतलब थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा होगा, मोटिवेशन नहीं तो कम से कम नॉलेज तो बढ़ा ही होगा। इन्होंने कितनी ज़्यादा समस्याएं फेस की, उसके बाद हम आज इन्हें मतलब इनकी जितनी समस्याएं थी उन सब के सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। इनके जो पापा थे जिन्होंने बात रखी थी कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ये वो पोटेंशियल है, तुम ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, उन्होंने उस बात पे खरा उतरा। वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब इन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 आने भी नहीं है, मतलब उससे आधा आना पैसा है, वो था इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। फिर इनके जो गुरु थे जिन्होंने अपना टाइटल दे दिया इन्हें, इनका कितना बड़ा सहयोग था। इन सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आज की वीडियो समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही उत्साह भर देगा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, गॉड ब्लेस, जय हिंद।